हेलो दोस्तों, नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबर बिना देरी के आपको बताएंगे, जहां सबसे पहले बताएंगे यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने भारत को दिया बहुत बड़ा ऑफर। क्या स्वीकार करेगी मोदी सरकार? बताएंगे क्या ऑफर दिया है दोस्तों जेलेंस्की ने और किसने इसका खुलासा किया है दोस्तों, तो वहीं बताएंगे। पाकिस्तान से लगे पंजाब बॉर्डर पर इस चीज की बीएसएफ ने कर दी है बहुत बड़ी मांग दोस्तों। क्या भारत की मोदी सरकार बीएसएफ की मांग को मानेगी? तो वहीं बताएंगे। पाकिस्तान को भी मोदी जैसे नेता की है आवश्यकता। जी हाँ, अपने देश की हालत से दुखी पाकिस्तानी नेता क्यों कर रहे भारत की तारीफ, सबसे पहले बताएंगे। पाकिस्तान की बदतर और जर्जर हालत को देखकर भारतीय प्रधानमंत्री का फैन हो चुका है पाकिस्तानी अमेरिकी कारोबारी। तो वहीं उससे भी बड़ी खबर बताएंगे। ब्रह्मोस बनाम किंजल भारतीय मिसाइल ने यूक्रेन को कर दिया धुआं धुआं। रूसी ब्रह्मास्त्र हुआ नाकाम, भारत का डिफेंस आया काम। दोस्तों बताएंगे क्या है बड़ी खबर, एक से एक बड़ी जानकारी बताएंगे। बस आप वीडियो के अंत तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले देश भारत में निरंतर विकास होते हुए देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद का नाम मत भूलिएगा। तो बात करें पहली बड़ी खबर की, जहां यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने भारत को दिया बड़ा ऑफर। क्या स्वीकार करेगी मोदी सरकार? दरअसल यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने रविवार को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भारतीय पत्रकारों के साथ बातचीत को साझा किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि शांति पर दूसरे शिखर सम्मेलन के संबंध में सऊदी अरबिया, कतर, तुर्की और स्विट्जरलैंड के साथ बातचीत चल रही है। जेलेंस्की ने यह भी कहा कि उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहा है कि वे भारत द्वारा शांति पर दूसरे शिखर सम्मेलन की मेजबानी का समर्थन करेंगे। उन्होंने कहा कि इससे कीव को वैश्विक दक्षिण के देशों में से एक मेजबान मिलने की उम्मीद है। जी हां, जेलेंस्की ने कहा कि लेकिन मैं स्पष्ट होना चाहता हूं और ये केवल भारत पर ही लागू नहीं होता बल्कि किसी भी देश पर लागू होता है जो दूसरे शिखर सम्मेलन की मेजबानी के बारे में सकारात्मक होगा। हम ऐसे देश में शांति शिखर सम्मेलन आयोजित नहीं कर पाएंगे जो अभी तक शांति शिखर सम्मेलन में शामिल नहीं हुआ है। यूक्रेनी राष्ट्रपति ने कहा कि उन्होंने शुक्रवार को मोदी के साथ बैठक के दौरान विज्ञप्ति और पिछले शांति शिखर सम्मेलन के सभी बिंदुओं पर चर्चा की। दोस्तों वहीं बता दें, भारत के सामने जेलेंस्की के शांति सम्मेलन के आयोजन को स्वीकारने की चुनौती है। पहले सम्मेलन में रशिया को आमंत्रित नहीं किया गया था। उस सम्मेलन में सिर्फ रूस विरोधी और यूक्रेन समर्थक नेता शामिल हुए थे। इस दौरान सबने सिर्फ रशिया की ही बुराई की थी। इस शांति सम्मेलन का जमीन पर कुछ भी असर देखने को नहीं मिला। ऐसे में भारत के सामने पहली चुनौती रशिया को बुलाने की होगी। अगर रशिया आता भी है तो कोई जरूरी नहीं कि इस शांति सम्मेलन का कोई हल निकले ही। अब ऐसे में दोस्तों आप लोग क्या सुझाव देना चाहेंगे भारत की मोदी सरकार को? क्या व्लादिमीर जेलेंस्की के इस ऑफर को क्या स्वीकार करना चाहिए दोस्तों भारत को? देखते हैं क्या सुझाव देती है भारत की प्रिय जनता, हमारी प्रिय ऑडियंस। तो दोस्तों वहीं आपको बता दें, पाकिस्तान से लगे पंजाब बॉर्डर पर और तैनात हो जवान। जी हां, ड्रोन रोकना बहुत जरूरी। जी हां, बीएसएफ ने मोदी सरकार से डिफेंस से बड़ी मांग कर दी है। बता दें, सीमा सुरक्षा बल ने पाकिस्तान से लगती पंजाब की सीमा पर अतिरिक्त बटालियन तैनात करने की मांग की। इसको लेकर कहा गया है कि मादक पदार्थ और गोला बारूद के साथ आने वाले ड्रोन को रोकने के लिए जरूरी है। बीएसएफ के पास फिलहाल पंजाब की पाकिस्तान से लगी 500 किलोमीटर से अधिक लंबी सीमा की रक्षा के लिए लगभग 20 बटालियन है। इनमें से 18 सीमा पर सक्रिय रूप से तैनात है, जबकि बाकी को अमृतसर में अटारी एकीकृत जांच चौकी और गुरदासपुर जिले के डेरा बाबा नानक में करतारपुर गलियारे की आवश्यकताओं के मद्देनजर तैनात किया गया है। दोस्तों सीनियर पुलिस अधिकारी ने बताया है कि पंजाब की पाकिस्तान से लगी सीमा पर 2019-20 के आसपास शुरू हुआ ड्रोन का खतरा अमृतसर और तरन सीमावर्ती जिलों में अधिक बना हुआ है। उन्होंने बताया कि पंजाब सीमा को बेहतर ढंग से सुरक्षित करने के लिए बीएसएफ की एक और बटालियन की मांग की गई है। जी हां दोस्तों, ऐसे में बहुत रेयरली देखा जाता है कि बीएसएफ बटालियनों की मांग करती है। अब ऐसे में अगर वो वाकई में मांग कर रही है तो ये बहुत जरूरी होगा कि पाकिस्तान से लगे पंजाब बॉर्डर पर तैनात करने ही पड़ेंगे जवान। तो दोस्तों वहीं आपको बता दें, पाकिस्तान को भी मोदी जैसे नेता की है जरूरत। अपने देश की हालत से दुखी हुआ पाकिस्तानी नेता क्यों कर रहे हैं भारत की मोदी जी की तारीफ? आपको बता दें, गले तक कर्ज में डूबे पाकिस्तान के हुक्मरानों ने वहां की हालत कैसी कर दी है, ये बात किसी से छिपी नहीं है। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ अपने देश की माली हालत को ठीक करने के लिए आए दिनों किसी न किसी देश अथवा वित्तीय संस्थानों के आगे हाथ फैलाते रहते हैं। यहाँ तक कि पाकिस्तान भिखारी भी गूगल पर ट्रेंड होता रहता है, आप सभी जानते ही हैं। पाकिस्तान की दयनीय स्थिति और वहाँ के नेताओं की नीयत के बारे में पाकिस्तान के बाहर रहने वाले पाकिस्तानी बड़ी अच्छी तरीके से जानते हैं। पाकिस्तानी मूल के एक और प्रमुख अमेरिकी कारोबारी और नेता साजिद तरार ने कहा है कि पाकिस्तान में दूरदर्शी नेता की आवश्यकता है। उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जमकर तारीफ की। साजिद तरार ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है और पाकिस्तान को उनके जैसे नेता की जरूरत है। अमेरिका के बाल्टीमोर में रहने वाले साजिद तरार ने कहा कि मोदी के राष्ट्रवाद के नारे ने भारत में रहने वाले हर एक भारतीय और अमेरिका में रह रहे भारतीयों के लिए अच्छा काम किया है। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप समर्थक रिपब्लिकन पार्टी के नेता और अमेरिकन मुस्लिम्स फॉर डोनाल्ड ट्रंप के संस्थापक साजिद तरार ने कहा कि मोदी के नेतृत्व में भारत ने
तरक्की की है और अगर उनके जैसा कोई नेता सामने आता है तो इससे पाकिस्तान को भी मदद मिलेगी। यानी कि दोस्तों पाकिस्तान के हुक्मरानों ने पाकिस्तान की ऐसी हालत कर दी है दोस्तों की एक एक पाकिस्तानियों पर 20-20 लाख रुपए का कर्ज चढ़ गया है। जी हाँ, इतना कर्ज पाकिस्तान लेकर डोल रहा है और उसके बावजूद भी आतंकवाद को बढ़ावा देने से नहीं चूक रहा पाकिस्तान। और यही सबसे बड़ी वजह है कि आज पाकिस्तान की ऐसी माली हालत हो चुकी है, गर्त में जा चुका है पाकिस्तान। अब ऐसे में पाकिस्तानियों की आंखें खुलती नजर आ रही है और वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे नेता की मांग करते दिखाई दे रहे हैं। इसमें दोस्तों अगर आप भी मानते हैं पीएम मोदी है ही सबसे बेहतरीन नेता तो अपनी राय अवश्य दीजिएगा दोस्तों, और लॉन्ग लिव मोदी जी कहना मत भूलिएगा ताकि उनके नेतृत्व में देश और भी ज्यादा तरक्की कर सके। तो दोस्तों वहीं आपको बता दें, ब्रह्मोस बनाम किंजल, बड़ी खबर, भारतीय मिसाइल ने यूक्रेन को किया धुआं, लेकिन रूसी ब्रह्मास्त्र हुआ नाकाम। दोस्तों यूक्रेन युद्ध ने रूसी रक्षा उद्योग को बड़े पैमाने पर प्रभावित किया है। इस कारण रूस को कई हथियारों और उनके पार्ट्स को बनाने में देरी का सामना करना पड़ रहा है। इस देरी की पूर्ति के लिए रूस अपने मित्र देशों की सहायता भी ले रहा है, जिसमें चीन और ईरान सबसे आगे है। युद्ध के कारण रशिया उन हथियारों का भी इस्तेमाल कर रहा है जिससे उसने दूसरे देशों के साथ मिलकर विकसित किया है। इन्हीं में से एक है रूसी ओनिक्स क्रूज मिसाइल। ओनिक्स मिसाइल का एनालॉग ब्रह्मोस मिसाइल के जैसा है। अब रिपोर्ट्स के अनुसार ओनिक्स मिसाइल ने यूक्रेनी एयर डिफेंस को भेदते हुए ज्यादा सटीक हमले किए हैं। वहीं दुनिया की सबसे तेज मिसाइल मानी जाने वाली किंजल उतना प्रभाव छोड़ ना सकी। यूरेशियन टाइम्स ने स्पुतनिक न्यूज की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा है कि ब्रह्मोस एनालॉग पर आधारित मिसाइलों ने यूक्रेन को सबसे ज्यादा आघात दिया है, सबसे ज्यादा परेशान किया है। रिपोर्ट में भारतीय वायुसेना के रिटायर्ड अधिकारी और सैन्य विश्लेषक विजयेंद्र ठाकुर के हवाले से बताया गया है कि यूक्रेनी जनरल स्टाफ के आंकड़ों ने भी ब्रह्मोस एनालॉग पर आधारित ओनिक्स मिसाइल की सफलता बताई गई है। रिपोर्ट के अनुसार ये मिसाइल यूक्रेनी एयर डिफेंस को भेदने में बहुत ज्यादा सफल रही है। दोस्तों रशिया यूक्रेन युद्ध पर नजर रखने वाले ठाकुर ने कहा कि ओनिक्स के खिलाफ यूक्रेनी एयर डिफेंस की मारक क्षमता सिर्फ 5.7% रही। ऐसे में दोस्तों आप अंदाजा लगा सकते हैं जितने भी मिसाइल ब्रह्मोस के एनालॉग थे दोस्तों उन्होंने वाकई में यूक्रेन में तहलका मचा दिया, लेकिन रशिया का अपना खुद का मिसाइल फुस बम की तरह जलकर राख हो गया। दोस्तों ये बताता है भारत की ब्रह्मोस की शान हर जगह काम आ रही है। दोस्तों तो वहीं आपको बता दें, जम्मू और कश्मीर से बड़ी खबर, क्या पत्थरबाजी के दिन वापस लाना चाहती है ये कांग्रेस? एमपी सीएम मोहन यादव ने क्यों किया ये सवाल आपको बता दें। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आगामी जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन करने के लिए कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने पूछा कि क्या यह गठबंधन क्षेत्र में पत्थरबाजी के युग को वापस लाएगा। जम्मू और कश्मीर में विधानसभा के चुनाव 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को 3 चरणों में होंगे, जिसके नतीजे 4 अक्टूबर को घोषित किए जाएंगे। मोहन यादव ने कांग्रेस पर संवैधानिक मूल्यों को त्यागने और केवल वोट बैंक की राजनीति पर ध्यान केंद्रित करने का आरोप लगाया है। उन्होंने सवाल किया कि क्या कांग्रेस पाकिस्तान से बातचीत की वकालत करके जम्मू कश्मीर को अशांति के दौर में वापस लेकर जाना चाहती है। यादव ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और फारूक अब्दुल्ला का चरित्र सभी जानते हैं। क्या कांग्रेस पाकिस्तान से बातचीत की वकालत करके जम्मू कश्मीर को अशांति के दौर में वापस लेकर जाना चाहती है? तो दोस्तों वहीं आपको बता दें, नाना करते करते मान गए उमर अब्दुल्ला, गांधरबल से लड़ेंगे चुनाव। नेका सांसद ने कर दी है बड़ी घोषणा। जी हां, नेशनल कॉन्फ्रेंस यानी नेका के उपाध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला गांधरबल से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। ये घोषणा रविवार को सांसद सैयद रुहुल्ला मेहदी और पार्टी के संभागीय अध्यक्ष नासिर असलम वानी ने उमर और सांसद मियां अल्ताफ अहमद की उपस्थिति में की। लंबे समय से उमर ये बात दोहरा रहे थे कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने लंबे विचार विमर्श के बाद उमर के चुनाव न लड़ने संबंधित पूर्व बयान को खारिज कर दिया। उमर ने कहा था कि जब तक जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बना रहेगा वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो वहीं भाजपा ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी को किया आगाह, कहा देश हित से ना करे कोई समझौता। जी हां, भाजपा के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने पार्टी मुख्यालय में संवाददाता सम्मेलन में सवालों का जवाब देते हुए कहा कि वे चुनाव के लिए जो चाहे कहें, देश के हितों के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा, चाहे वो महबूबा मुफ्ती हो, फारूक अब्दुल्ला हो या फिर उमर अब्दुल्ला हो। उन्होंने कहा अगर वे अपने घोषणा पत्र में पत्थरबाजों, आतंकवादियों और पाकिस्तान से धन लेने वालों का समर्थन करते हैं तो भारत सरकार सख्त कार्रवाई करेगी। ये बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, क्या लगता है आपको, क्या ये बात इनको समझ में आएगी? दोस्तों तो वही बता दें, शेख हसीना की भारत में उल्टी गिनती शुरू, बांग्लादेश में हत्या के 4 और मामले हुए दर्ज। जी हाँ, बांग्लादेश के अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना और उनके पूर्व कैबिनेट सहयोगियों के खिलाफ हत्या के कम से कम 4 और मामले दर्ज किए गए हैं। रविवार को मीडिया में आई खबरों से ये जानकारी मिली है। सरकारी समाचार एजेंसी BSS की खबर के अनुसार वर्ष 2010 में बांग्लादेश राइफल्स के एक अधिकारी अब्दुल रहीम की मौत के मामले में रविवार को हसीना जो 76 वर्ष की हैं, बांग्लादेश सीमा रक्षक बल BGB के पूर्व निदेशक जनरल अजीज अहमद व 11 अन्य के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया। समाचार
समाचार एजेंसी ने बताया है कि 18 जुलाई को भेदभाव विरोधी छात्र आंदोलन के दौरान सैन्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान के एक छात्र की हत्या के मामले में हसीना और 48 अन्य के खिलाफ रविवार को हत्या का एक और मामला दर्ज किया गया। इसके अलावा बांग्लादेश द्वारा शेख हसीना का राजनयिक पासपोर्ट रद्द करने के बाद उनके भारत प्रवास को लेकर उल्टी गिनती शुरू हो गई है। एक समाचार पत्र की रिपोर्ट के अनुसार बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के पास उनके नाम से जारी किए गए राजनयिक पासपोर्ट के अलावा कोई अन्य पासपोर्ट नहीं है। छात्रों द्वारा अपनी सरकार के खिलाफ विद्रोह के बाद पद से हटाए जाने के बाद बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने लगभग 3 सप्ताह भारत में बिताए हैं। हालांकि पूर्व प्रधानमंत्री के अगले कदम के बारे में अटकलें लगाई जा रही हैं, लेकिन बांग्लादेश की अंतरिम सरकार द्वारा हसीना का राजनयिक पासपोर्ट रद्द करने से उनके भारत प्रवास पर समय की टिक टिक लग सकती है। दोस्तों तो वहीं आपको बता दें, बीएनपी महासचिव ने कहा अंतरिम सरकार के पास चुनाव और सुधारों के लिए समय लेकिन अनिश्चित काल के लिए नहीं है। जी हां, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बोले तो बीएनपी के महासचिव मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर ने कहा कि उनकी पार्टी अंतरिम सरकार को समय देने के लिए तैयार है, लेकिन यह समय अनिश्चित काल के लिए नहीं होगा। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि अंतरिम सरकार जरूरी सुधार करे और चुनाव कराएं। शेख हसीना के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद 8 अगस्त को मोहम्मद यूनुस अंतरिम सरकार के प्रमुख बने। द डेली स्टार अखबार ने फखरुल के हवाले से कहा कि यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार देश को स्थिरता की ओर लेकर जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि शेख हसीना भारत में बैठकर देश के खिलाफ साजिश कर रही है, लेकिन उनकी ये साजिश कामयाब नहीं होगी। तो वहीं बता दें, इजराइल पर भीषण हमले के बाद गरजे प्रधानमंत्री नेतन्याहू, जबरदस्त पलटवार के बाद पीछे हटा हिजबुल्लाह। जी हां, इजराइल और लेबनान के हिजबुल्लाह के बीच भीषण जंग के हालात बने हुए हैं। दोनों ओर से लगातार हवाई हमले किए जा रहे हैं। रविवार को हिजबुल्लाह ने इजराइल पर ड्रोन से एक साथ 320 हमले किए और 11 मिलिट्री ठिकानों को टारगेट किया। इसके जवाब में इजराइल ने भी लेबनान में 100 से ज्यादा ठिकानों पर जबरदस्त एयर स्ट्राइक किया। तेल अवीव में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और रक्षा मंत्री योआव गैलेंट हालात पर नजर रख रहे हैं। नेतन्याहू ने एक इमरजेंसी मीटिंग भी बुलाई। देश में 48 घंटे के आपातकालीन हालात का ऐलान भी कर दिया है। इस मीटिंग में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि आज जो भी कुछ हुआ वो कहानी का अंत नहीं है। हिजबुल्लाह ने रॉकेट और ड्रोन से इजराइल पर हमला करने की कोशिश की है। हमने आईडीएफ को खतरे को दूर करने के लिए जरूरी ऑपरेशन के निर्देश दिए हैं। हमारी सेना ने सैकड़ों रॉकेटों को हवा में ही नष्ट कर दिया है, जो हमारे नागरिकों और सुरक्षा बलों पर हमले के लिए डिजाइन किए गए थे। ऐसे में दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं आईडीएफ का फुल फॉर्म क्या है? तो वहीं आपको बता दें, पाकिस्तानी एयर स्पेस से होकर गुजरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विमान करीब 46 मिनट तक आसमान में रहा। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विमान पोलैंड से भारत लौटते समय पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र से होकर गुजरा। एक मीडिया रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई। रिपोर्ट के अनुसार नागरिक उड्डयन प्राधिकरण के सूत्रों ने बताया कि श्री मोदी जी का विमान सुबह 10:15 पर पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र में दाखिल हुआ और करीब 46 मिनट तक वहीं रहा। विमान इस्लामाबाद और लाहौर के हवाई नियंत्रण क्षेत्रों से गुजरने से पहले चित्राल से गुजरा था तथा आखिरकार अमृतसर के रास्ते सुबह 11:01 पर भारत में दाखिल हो गया। इस बीच दोस्तों, पाकिस्तान की मीडिया तरह तरह की बातें करने लगी। तो वहीं आपको बता दें, बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद अब म्यांमार पर दुनिया की निगाह भारत के पड़ोस में कुछ बड़ा होने वाला है। क्या बता दें, दक्षिण एशिया में बांग्लादेश के बाद अब म्यांमार में भी कूटनीतिक स्तर पर हलचल देखने को मिल रही है। साल 2021 से अनिश्चितता के माहौल में रह रहे म्यांमार की सेना जिस तरह विद्रोही गुटों के हाथों क्षेत्रों पर नियंत्रण खो रही है, उससे चीनी खेमे में निराशा का माहौल है। 2 दिन पहले ही जुंटा प्रमुख जनरल मीन आंग हाइंग ने चीनी अम्बेसडर मा जिया के क्रेडेंशियल स्वीकार करने के दौरान कहा था कि म्यांमार चीन के साथ अपने रिश्तों को बहुत प्राथमिकता देता है। इससे पहले अगस्त के दूसरे हफ्ते में चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने म्यांमार का दौरा किया था और इस दौरे में उन्होंने कहा था कि वे जुंटा और विद्रोहियों के बीच हल निकालने की कोशिश के साथ साथ चुनाव कराने के लिए अपनी ओर से भी मदद देंगे। जिस वक्त चीनी प्रतिनिधिमंडल म्यांमार में था, उसी वक्त अमेरिकी अधिकारी म्यांमार के विपक्ष से वॉशिंगटन डीसी में मिल रहे थे। अमेरिका की ओर से कहा गया कि वे मिलिट्री शासन पर दबाव डालेंगे और जनता की चुनी हुई सरकार की दिशा में काम करेंगे। जानकार कहते हैं कि अब जबकि बांग्लादेश में अमेरिका विरोधी हसीना सरकार नहीं है, ऐसे में अमेरिका म्यांमार को लेकर सक्रिय रोल निभा सकता है। तो दोस्तों, वहीं बता दें, चीन से रक्षा के लिए इस देश ने खोला खजाना, खर्च करेगा 1676 अरब रुपए, माला माल होगा अमेरिका। जी हाँ, दक्षिण चीन सागर के किनारे बसे देश चीन की आक्रामक नीतियों के कारण संकट का सामना कर रहे हैं। सबसे अधिक खतरा चीन के पड़ोसी द्वीप ताइवान को है। चीन शुरू से ही ताइवान को अपना हिस्सा बताता है, लेकिन इस पर कभी अधिकार ना कर सका। ऐसे में वो रोज रोज ताइवान पर हमला करने और बलपूर्वक कब्जा करने की धमकी देता रहता है। इस कारण ताइवान ने भी अगले साल अपने रक्षा खर्च को रिकॉर्ड $20.2 बिलियन तक बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है, जो 2023 के मुकाबले 7.7% ज्यादा है। ताइवान का प्रस्तावित रक्षा बजट 2025 में अनुमानित सकल घरेलू उत्पाद का 2.45% है। इस बजट का अधिकतर हिस्सा अमेरिकी कंपनियों को जाने वाला है। दोस्तों, वहीं आपको बता दें, मोहम्मद यूनुस ने चीन से किया आग्रह, कहा 100
पैनल कारखानों को बांग्लादेश स्थानांतरित करे। जी हां, बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने रविवार को आग्रह किया है कि चीन को अपने सौर पैनल कारखानों को बांग्लादेश में स्थानांतरित करने की संभावना तलाशनी चाहिए। गौरतलब है कि चीन अपने सौर पैनलों के लिए बढ़ते निर्यात प्रतिबंधों का सामना कर रहा है। शेख हसीना के नेतृत्व वाली सरकार के गिरने के बाद 8 अगस्त को अंतरिम सरकार का कार्यभार संभालने वाले यूनुस ने यह बात ढाका में चीन के राजदूत याओ वेन से कही है। वेन ने यहां उनसे मुलाकात की। तो वहीं बता दें, पाकिस्तान में फिर बड़ा सड़क हादसा, ब्रेक फेल होने से खाई में गिरी बस, 25 लोगों की मौत की खबर। जी हां, पाकिस्तान में रविवार को कहूटा से रावलपिंडी जा रही बस खाई में गिर गई। इस दुर्घटना में 25 लोगों की मौत हुई है, जबकि एक यात्री घायल बताया जा रहा है। रेस्क्यू 1122 पंजाब के अधिकारी उस्मान गुज्जर ने बताया कि यह दुर्घटना पोस्टर यानी बस के ब्रेक फेल होने के कारण हुई। तो वहीं ब्राजील के एयरपोर्ट पर हफ्तों से फंसे हैं भारतीयों समेत 600 से ज्यादा एशियाई प्रवासी। दोस्तों, ब्राजील में प्रवेश पाने के लिए पिछले कई दिनों से 666 एशियाई प्रवासी साओ पाउलो के ग्वारुलोस हवाई अड्डे पर खतरनाक परिस्थिति में फंसे हुए हैं, स्टक है। इन एशियाई प्रवासियों में भारतीय, नेपाली और वियतनामी लोग शामिल है, जो फर्श पर सोने को मजबूर हैं। समाचार एजेंसी राइटर्स की रिपोर्ट के अनुसार ये प्रवासी बिना वीजा के ब्राजील में एंट्री के लिए ग्वारुलोस सालो पाउलो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर परमिशन का इंतजार कर रहे हैं। पब्लिक डिफेंडर कार्यालय के एक प्रवक्ता के हवाले से कहा गया है कि प्रवासी एक प्रतिबंधित क्षेत्र में रह रहे हैं, जहां खाना और पानी तक नहीं है। अधिकारी ने आगे कहा कि यहां तक कि बच्चों को कंबल भी नहीं मिल पाता है। तो वहीं बता दें, कंगाली की दहलीज पर मुइजू का मालदीव खर्च करने के भी पैसे नहीं बचे। इतिहास में पहली बार हुआ ऐसा। जी हां, मालदीव इस वक्त गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहा है। देश के मौद्रिक प्राधिकरण ने कुछ दिन पहले चेतावनी दी थी कि मुइजू सरकार का आधिकारिक डॉलर रिजर्व देश के इतिहास में पहली बार माइनस में चला गया है, यानी खर्च करने तक के पैसे नहीं बचे हैं। मुइजू सरकार की आर्थिक नीतियों पर सवाल उठाते हुए पूर्व वित्त मंत्री इब्राहिम अमीर का कहना है कि फिच और मूडीज जैसी क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां जल्द ही मालदीव की क्रेडिट रैंकिंग को डाउनग्रेड कर सकती है। उन्होंने आरोप लगाया है कि मालदीव सरकार कूटनीतिक प्रतिक्रियाओं को समझ नहीं पा रही है। तो वहीं बता दें, मार्क जुकरबर्ग की हो गिरफ्तारी। जी हां, एलोन मस्क की ये चौंकाने वाली मांग। ऐसा क्यों कहा दोस्तों? एलोन मस्क ने मार्क जुकरबर्ग को लेकर बता दें, अमेरिकी बिजनेसमैन एलोन मस्क ने फिर से मार्क जुकरबर्ग को लेकर प्रतिक्रिया दी है। टेस्ला और स्पेस एक्स के सीईओ एलोन मस्क ने रविवार को टेलीग्राम के संस्थापक पावेल डुरोव का समर्थन किया और कहा कि मार्क जुकरबर्ग को उनके मेटा स्वामित्व वाले इंस्टाग्राम पर बड़े पैमाने पर बाल शोषण की समस्या के लिए गिरफ्तार किया जाना चाहिए। अरबपति एलोन मस्क ने यह प्रतिक्रिया तब दी जब लोकप्रिय एनक्रिप्टेड मैसेजिंग एप्लीकेशन टेलीग्राम के संस्थापक और मालिक रूस में जन्मे पावेल डुरोव को उनके प्लेटफॉर्म से संबंधित कई आरोपों में फ्रांस में गिरफ्तार किया गया। दोषी पाए जाने पर डुरोव को 20 साल तक की जेल हो सकती है। तो दोस्तों बता दें, दिल्ली में आम आदमी पार्टी को लगा बड़ा और तगड़ा झटका। 5 एमसीडी पार्षद बीजेपी में हुए शामिल, लगाए गंभीर आरोप। दोस्तों, दिल्ली नगर निगम में रविवार को आम आदमी पार्टी को तगड़ा वाला झटका देते हुए पार्टी के 5 पार्षद भारतीय जनता पार्टी में यानी बीजेपी में शामिल हो गए, जिससे नगर निकाय की स्थायी समिति में पार्टी के बहुमत की संभावना बढ़ गई है। बीजेपी की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आप पार्षदों के पार्टी में शामिल होने के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में मीडिया से बातचीत में आरोप लगाया कि ये पार्षद भ्रष्टाचार में लिप्त होने तथा आम आदमी पार्टी नेताओं के लिए भीड़ जुटाने के दबाव के कारण परेशान थे। इस घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए आपने यानी आम आदमी पार्टी ने एक बयान में कहा कि दिल्ली की जनता बीजेपी को करारा जवाब देगी। बयान में कहा गया है कि आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कट्टर ईमानदारी और देशभक्ति की भावना रखती है और बीजेपी के सामने झुकने के बजाय जेल का सामना करने को तैयार है। हम बाबा साहेब अम्बेडकर और भगत सिंह के रास्ते पर चलते हैं। हम बीजेपी की खरीद फरोख्त की रणनीति से नहीं डरेंगे। जी हाँ, अब ऐसे में जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी के इन 5 पार्षदों ने जो झटका दिया है और बीजेपी में शामिल होकर के इन्होंने दिखा दिया है कि सरकार सिर्फ बातों से नहीं चलती, उसको वाकई में जमीन स्तर पर ला करके चलाना पड़ता है। तो दोस्तों वहीं बता दें, कांग्रेसी नेता ने कर दी यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस की तारीफ। मोदी सरकार की यूपीएस को खुला समर्थन। जी हाँ, किस कांग्रेसी नेता ने मोदी सरकार के यूपीएस की तारीफ की? आपको बता दें, केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की यूनिफाइड पेंशन स्कीम चर्चा में है। कई हलकों में इसे अच्छा बताया जा रहा है, लेकिन इसको लेकर सरकार पर हमलावर भी है। इसी बीच यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी कि यूपीएस को लेकर कांग्रेस के एक नेता प्रवीण चक्रवर्ती का अलग रुख आया है। उन्होंने इसका समर्थन किया। उन्होंने मोदी सरकार की इस योजना की जमकर तारीफ की। असल में ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस एआईपीसी के प्रमुख और कांग्रेस के डेटा एनालिस्ट प्रवीण चक्रवर्ती ने यूपीएस के समर्थन के प्रति समर्थन व्यक्त किया और इसे एक विवेकपूर्ण और स्वागत योग्य कदम बताया है। कांग्रेसी नेता प्रवीण चक्रवर्ती ने पहले भी पेंशन योजना में सुधार की वकालत की थी। उन्होंने सरकार के द्वारा शुरू की गई इस नई योजना को बेहतर बताया है। तो दोस्तों वही बता दें, चुनाव से पहले शिंदे सरकार की यूपीएस को हरी झंडी, केंद्र की स्कीम लागू करने
करने वाला पहला राज्य बना महाराष्ट्र। जी हाँ, केंद्र सरकार की एकीकृत पेंशन योजना पर महाराष्ट्र की शिंदे सरकार ने पूरा भरोसा जताया है। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य कर्मचारियों के लिए यूपीएस को लागू कर दिया है। मंत्रिमंडल ने रविवार को एकीकृत पेंशन योजना यानी यूपीएस को लागू करने का फैसला लिया है। इसके साथ ही महाराष्ट्र केंद्र की यूपीएस योजना को लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1 जनवरी 2004 के बाद सेवा में शामिल होने वाले 23 लाख सरकारी कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत वेतन का 50% हिस्सा सुनिश्चित पेंशन के रूप में दिए जाने को शनिवार को मंजूरी दी। तो दोस्तों बता दें, यूपीएस में यू का मतलब होता है मोदी सरकार का यू टर्न। जी हाँ, नई पेंशन स्कीम को लेकर कांग्रेस भड़कते हुए बीजेपी पर हमलावर हुई है। दोस्तों बता दें, विपक्षी दल कांग्रेस ने रविवार को पीएम मोदी जी की इस यूपीएस स्कीम को लेकर मोदी सरकार पर हमला किया और कहा कि इस स्कीम में यू का मतलब मोदी का यू टर्न है। कांग्रेसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पोस्ट में कहा कि यूपीएस में यू का मतलब मोदी सरकार का यू टर्न है। 4 जून के बाद लोगों की शक्ति प्रधानमंत्री के सत्ता के अहंकार पर हावी हो गई है। तो दोस्तों वहीं आपको बता दें, खड़गे के इस यू टर्न वाले बयान पर भाजपा ने तगड़ा वाला पलटवार किया। दोस्तों पूछा है कि हिमाचल में पुरानी पेंशन का वादा कब पूरा करेगी कांग्रेस। जी हाँ, उसको उसी का अंदाज में तगड़ा जवाब दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। तो वहीं दोस्तों भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने क्लियर कहा कि राहुल गांधी बताएं कि क्या उनकी सरकार ने हिमाचल प्रदेश में पुरानी पेंशन स्कीम लागू की, जो वादा किया क्या पूरा किया। कांग्रेस पेंशन के अपने वादे से खुद ही परेशान हो गई है। इसके चलते लोकसभा चुनाव के घोषणा पत्र में इस वादे को शामिल नहीं किया गया। कांग्रेस सिर्फ वोट हासिल करने के लिए घोषणा करती है, जनता को उसके फैसलों पर भरोसा नहीं है। तो दोस्तों वहीं बता दें, कोलकाता रेप केस पर सुकांता मजूमदार का बयान, कहा ममता बनर्जी को गंगा में बहा देंगे बंगाल के लोग। जी हाँ, कोलकाता ट्रेनी डॉक्टर रेप हत्या मामले को लेकर जहां एक तरफ देश भर में काफी गुस्सा है, तो वहीं इसको लेकर जमकर राजनीति भी शुरू हो गई है। एक तरफ जहां तृणमूल कांग्रेस के नेता बंगाल पुलिस का बचाव कर सीबीआई जांच पर सवाल उठा रहे, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी कोलकाता केस को लेकर राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग पर अड़ी हुई है और राज्य भर से इसको लेकर प्रदर्शन कर रही है। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने कहा कि कोलकाता रेप हत्या मामले से निपटने के तरीके को लेकर पश्चिम बंगाल के लोग मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को सत्ता से हटा देंगे और उन्हें गंगा नदी में विसर्जित कर देंगे। जी हाँ, तो दोस्तों वहीं ये थी अभी की सारी बड़ी खबर। आपको हमारी खबर कैसी लगी, आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। थोड़ी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलता अगली बड़ी खबर में, यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।